चलिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था अभी आपसे कि हम कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने अभी जस्ट आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन के बारे में बात की है। वापस दोहरा देता हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो लिखी है आइंस्टीन ने, उसके अकॉर्डिंग एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स होगा। ठीक है, के ई मैक्स में जैसा मैंने आपको बताया है, ये उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जिसने सतह तक आने में कोई एनर्जी लूज नहीं की है, यानी कि ये उस भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि सबसे तेज एनर्जी से बाहर निकल करके चल रहा है, जिसने कोई एनर्जी लूज नहीं की है व्हाइल कमिंग टू दी सरफेस ऑफ दी मैटर। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डील कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी क्या चीज है, सिंपल सी बात है भाई, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी क्या होगी हम जानते हैं, देखिए किसी भी फोटोन के रूप में भी लाइट आ रही है, पार्टिकल के रूप में फोटोन के रूप में भी लाइट आ रही है, तो हम क्या लिखते हैं, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू लिखते हैं। मान लो प्रति सेकंड एन फोटोन आ रहे हैं तो एन एच न्यू हो जाएगी एनर्जी आने वाली, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमें मिल जाएगी। तो देखिए इंटेंसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो किस पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, और दूसरी किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पर। मतलब मान लीजिए मैं एक सेकंड में कहता हूँ 10 जूल एनर्जी आनी है। अब 10 जूल एनर्जी आने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई 5 जूल के 2 पैकेट आए, है ना। मान लो मैं कह रहा हूँ एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी आ रही है, तो 10 जूल एनर्जी भेजने के 2 तरीके हो सकते थे। एक तो ये तरीका हो सकता था कि 5 जूल के अपन 2 पैकेट भेज देते, 10 जूल एनर्जी आ जाती। दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपने पास कि 2-2 जूल वाले हम 5 पैकेट भेज दें, ठीक है, तो भी हमको 10 जूल एनर्जी मिल जाएगी पर सेकेंड। तो एनर्जी को मॉडिफाई करने के या एनर्जी को गवर्न करने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं या 2 फैक्टर हैं विच आर डिसाइडिंग द एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फर्स्ट इज नंबर ऑफ फोटॉन, या तो मैं पैकेट्स की संख्या बढ़ा दूं एनर्जी बढ़ानी है तो, या फिर यदि मुझे एनर्जी बढ़ानी है तो मैं जो पैकेट का साइज है उस पैकेट के साइज को ही मैं बढ़ा दूं, या तो ज्यादा पैकेट भेजूं प्रति सेकंड या पैकेट्स की संख्या में बढ़ा दूं प्रति सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो पहला जो ग्राफ ले रहा हूं मैं, जिसमें मैं इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहा हूं, उस ग्राफ में मैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाता हूं। ये है आपके पास, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे मैंने प्लॉट की है इंटेंसिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है मान लीजिए, और ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं ग्रेटर देन ले रहा हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो ही रहा है। अब मैं कह रहा हूँ मान लीजिए प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लायक है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्वांटम एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। क्वांटम एफिशिएंसी कुड बी 30% और 40% और समथिंग लाइक दैट, बट मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है एक फोटोन द्वारा। तो देखिए जैसे जैसे मैं अब यहाँ पे इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ तो कैसे बढ़ रही होगी इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स के माध्यम से बढ़ रही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दी है, यानी पैकेट का साइज तो मैंने फिक्स कर दिया, पैकेट्स की संख्या में बढ़ा रहा हूँ। तो जितने ज्यादा पैकेट गिराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तो इस तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि जो अब की बार करंट होने वाली है दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ी तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा when the graph is plotted between photoelectric current and this intensity, right? अगले ग्राफ की बात करते हैं, अगले इंपॉर्टेंट ग्राफ की यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ किसके बीच है, देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रहा हूँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट
फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड बोल दीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा बेहतर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड। पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बैटरी जो लगाई ना हमने, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इसमें देखिए मैं दो अलग अलग केसेस बना सकता हूँ। पहला केस मैं बना देता हूँ जिसमें मैं केस 1 बना देता हूँ, या केस 1 में बना रहा हूँ। केस 1 में मैंने कह दिया है फ्रीक्वेंसी में फिक्स रखता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज फिक्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? पैकेट साइज। पैकेट साइज जो है आप फिक्स रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखना आप जरा मेरी बात। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? हमने पहले भी लिखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी स्टॉपिंग बोलते हैं अपन। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी आपको स्टॉप करने के लिए। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपको कब मिलेगी? जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का पैकेट आएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का पैकेट आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव वोल्टेज जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाती है, वो नेगेटिव वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा अपनी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है पैकेट साइज। बड़ा पैकेट गिराएंगे एनर्जी का तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। सिंपल बात है। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा एक बार। ये एक्सिस बनाते हैं अपन, ये एक्सिस बना रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्लॉट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज को प्लॉट करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड और कैथोड को हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ऐसा कह लीजिए आप, एनोड का वोल्टेज है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं जब ग्राफ प्लॉट करता हूँ या जब मैं ग्राफ देखता हूँ यहाँ पर, तो ग्राफ किस तरीके का बनता है, एक सेकेंड वापस बना देते हैं। इस तरीके से बनेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गई है। ग्राफ जब मैं बनाऊंगा यहाँ पर तो ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखिए ये जो करंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये करंट ऑलमोस्ट क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट हो गई, करंट सैचुरेट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। इस करंट को क्या मैं बोलता हूँ? सैचुरेशन करंट बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि करंट जो है सैचुरेट हो गई है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है। भले ही आप जो एनोड है उसका वोल्टेज कितना भी पॉजिटिव करते जाओ। I2 है, I2 करंट है ये वाली, ये ज्यादा होगी। I2 करंट ये है, I1 ये है। I2 इज ग्रेटर देन I1, है ना। देख सकते हैं अपन लोग इजीली कि I2 जो करंट है वो ज्यादा है I1 के कंपैरिजन में। अब क्यों है ज्यादा भाई, देखा जाए यदि इस बारे में हम बात करें तो देखो मैंने क्या कहा है कि I2 जो इंटेंसिटी है वो I1 वाली इंटेंसिटी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ना। और देखो ऊपर मैंने ये भी कहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स है। फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी हमने, इसलिए देखो काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई, है ना। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करती है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी फिक्स है तो देखो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दोनों के लिए सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, माइनस V नॉट करके कुछ आ रहा है। जबकि जो I2 करंट है और जो I1 करंट है उसमें I2 वाली ज्यादा करंट है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। तो N2 नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है सेकेंड वाली लाइट के अंदर एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली लाइट के। तो सेकेंड में ज्यादा फोटोन है तो उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले तो ज्यादा ऊंची करंट मिली, ज्यादा बड़ी करंट मिली। जबकि फ्रीक्वेंसी फिक्स होने से काइनेटिक एनर्जी फिक्स रही, और काइनेटिक एनर्जी फिक्स होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो भी फिक्स रहा। तो इस तरीके से ये केस 1 हो गया अपने पास, जिसमें हमने ग्राफ बनाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये एनोड के पोटेंशियल के लिए। ठीक है,
इसी का केस 2 और बना देते हैं हम, इसी का केस 2 और बना के देखते हैं एक बार। देखिएगा केस 2 की बात करूं यदि मैं, तो केस 1 में मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी थी, केस 2 में मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रखता हूँ, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स को फिक्स रखता हूँ और कह देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी चाहे तो हम बदल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स है। अब देखें कैसा ग्राफ बनेगा, देखिएगा ध्यान से समझना है, ये ग्राफ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है यदि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट कितना सा है, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होगा आपको ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होगा रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके। ठीक है, अब वापस से हम ग्राफ बना रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये, और ये वही स्टॉपिंग पोटेंशियल या वी वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर मैंने कह दिया नंबर ऑफ फोटोन फिक्स है, तो आपके पास सैचुरेशन करंट फिक्स रहने वाली है। ये देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा और ये ऐसा ग्राफ बनेगा, सच दैट ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पर आकर के इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले भी आप इसको मीट करा सकते हैं। देखिएगा एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं, ये एक ग्राफ हुआ तो दूसरा वाला जो ग्राफ होगा उसमें यहाँ पर ये करंट मिल जाएगी, तो दोनों की सैचुरेशन करंट सेम आ रही है, लिख देते हैं यहाँ पे सेम सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई एक तरीके से, है ना, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया पहले वाले के लिए -V01, ये हो गया -V02, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं F1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं F2। अब मैं आपसे पूछूं बताओ F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है ना, F2 फ्रीक्वेंसी बड़ी कि F1 फ्रीक्वेंसी बड़ी, तो आप कहोगे सर F2 के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा स्टॉपिंग वोल्टेज है, ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है F2 के लिए, तो F2 वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इस वजह से K2 जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से हमको ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन implies मोर नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग वोल्टेज की आपको जरूरत पड़ी, ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा ग्राफ हो गया जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच ग्राफ बनाया। चौथा ग्राफ और हम बनाते हैं, एक थोड़ा सा इधर बनाते हैं, चौथे ग्राफ की बात करते हैं। चौथा ग्राफ किस पर बेस्ड है ना, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। किस किस के बीच बनेगा वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच बनेगा। ये देखिए आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया मैंने यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ, लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू होने लगेगी F0 के, F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अपने पास, F0 जिसको बोल रहे हैं अपन, तो F0 फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं हो रहे तो स्टॉपिंग वोल्टेज लगाने की जरूरत पड़ेगी कि आपने को नहीं जरूरत पड़ेगी। तो F0 फ्रीक्वेंसी पर यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई है तो आपको स्टॉपिंग वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, तो स्टॉप ही क्या करना है हमको। ठीक है, तो इसको यदि अपन डॉटेड लाइन के रूप में ऐसे एक्सटेंड करें और इस इक्वेशन को यदि मैं मैथमेटिकली प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो देखिए हम क्या लिखते हैं, H फ्रीक्वेंसी फैक्ट लिख देता हूँ इज इक्वल टू H F0 जिसे वर्क फंक्शन बोलते हैं हम, प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, के ई मैक्स, और के ई मैक्स को मैंने आपको पहले भी बताया था ई वी स्टॉपिंग भी लिख देते हैं, ई वी स्टॉपिंग भी लिख देते हैं। ठीक है, ई वी स्टॉपिंग लिख सकते हो आप इसको स्टॉपिंग वोल्टेज के रूप में। ठीक है, तो यदि मैं इसको स्टॉपिंग वोल्टेज या वी नॉट जिसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉपिंग वोल्टेज को मैंने क्या नाम दिया है, वी नॉट नाम दिया है, तो मैं वी नॉट ही लिखता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ई वी नॉट। ठीक है, तो मुझे यदि
इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, यदि मुझे यहाँ पर इक्वेशन बनानी है वी नॉट की, जो कि मैंने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है, तो वो आ जाएगी एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ बोल देते हैं, एच टाइम्स एफ माइनस एच एफ नॉट अपॉन ई एंड अपॉन ई। ये हो गया एच अपॉन ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट की गई है, एच एफ नॉट हो जाएगा अपने पास क्या, वर्क फंक्शन अपॉन ई, ये आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये इक्वेशन बनी है। इसको यदि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ तो आप देखिए ये है वाई एक्सिस पर इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स ये एक्स एक्सिस पर है माइनस इस पूरी चीज़ को सी बोल देते हैं अपन, पूरी चीज़ को सी बोल देते हैं। तो देखो ये जो इंटरसेप्ट बना है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बनी है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बनी है। तो ये जो इंटरसेप्ट है अपने पास, ये जो इंटरसेप्ट है अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई अपॉन ई। ये जो एंगल है थीटा, इसको एम के रूप में यदि कंपेयर किया जाए, एम के रूप में यदि कंपेयर किया जाए ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर लो, आप इसको प्लस सी कर लो, तो ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, इस नेगेटिव इंटरसेप्ट की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस पाई अपॉन ई, इस तरीके से। ठीक है, बट हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, हम तो मैग्नीट्यूड ही देख लेते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड आपके पास आने वाला है ये कितना आएगा, फाई अपॉन ई आने वाला है, ये मैग्नीट्यूड है ना, फाई अपॉन। और ये जो टेन थीटा यहाँ मिलने वाला है आपको, ये जो टेन थीटा मिलेगा, इस टेन थीटा की मदद से आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो यदि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो। टेन थीटा आ गया अपने पास एच अपॉन ई, और ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, इस नेगेटिव इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, ये चारों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। इनफैक्ट इस वाले ग्राफ पर तो जेई ने सवाल भी पूछा हुआ है 2-3 साल पहले। हम बस इसके बाद अब क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे, एक दो थ्योरेटिकल चीजें और हमें डील करनी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे रिलेटेड टू दीज ग्राफ्स एंड दी अदर इक्वेशंस। फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हम के ई मैक्स लिखते हैं, और ये जो के ई मैक्स लिखते हैं अपन, ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाती है विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या ऐसा कहिए ये सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात वैलिड है जिसने कि मेटल के अंदर से बाहर निकलते समय किसी और टक्कर के दौरान या किसी और प्रोसेस के दौरान कोई एनर्जी लूज़ नहीं की है, यानी कि जिसने सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लूज़ की और बाहर आ गया, है ना। अदरवाइज क्या होगा, बाकी जनरल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो जब बाहर आ रहे होंगे तो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन या अन्य पार्टिकल से टकरा करके कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात नहीं लिखी गई है, ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात लिखी गई है जिन्होंने सरफेस पर आने में वर्क फंक्शन के अतिरिक्त और कोई एनर्जी लूज़ नहीं की है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंटेंसिटी ना। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम या पर सेकेंड, है ना। मतलब यदि मान लीजिए लाइट आ रही है इस तरीके से, ऐसे लाइट आ रही है, मान लीजिए लाइट आ रही है और इस एरिया पे गिर रही है मान लो, तो हमको इस एरिया से मतलब नहीं है, हमको जो एरिया चाहिए वो परपेंडिकुलर टू दी बीम चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया, यदि मान लीजिए एरिया ए है ये, और जो एनर्जी आ रही है पर सेकेंड वो ई आ रही है ना, या टी टाइम में एनर्जी ई आ रही है, और ये एरिया है मान लेते हैं ए, तो इंटेंसिटी आप लिखोगे एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा लेना है, ये स्लांट वाला नहीं लेना है, ये वाला एरिया लेना है अपने को, विच इज़ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दी लाइट बीम। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी जो होगी किस किस बात पे डिपेंड कर सकती है। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी डिपेंड करेगी दो बातों पर, एक तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन
या इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, है ना, ये आप कह दो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटोन। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप इस बात को कि एनर्जी आ रही है और पैकेट्स के रूप में आ रही है, तो जो इंटेंसिटी होगी, टोटल एनर्जी जो आ रही है वो दो बातों पे डिपेंड करेगी कि भैया एक तो कितने पैकेट आ रहे हैं एनर्जी के, है ना, कितने पैकेट आ रहे हैं, और दूसरा जो एनर्जी पर सेकेंड है वो डिपेंड करेगी किस बात पर, कि साइज ऑफ पैकेट क्या है। यदि मुझे पर सेकेंड आने वाली एनर्जी बढ़ानी है तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो क्या है कि भाई मैं नंबर ऑफ पैकेट बढ़ा दूं, यानी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दूं। दूसरा तरीका मेरे पास यदि एनर्जी बढ़ानी है मुझे, तो मैंने कहा कि दूसरा तरीका है कि आप साइज ऑफ पैकेट बढ़ा दो। तो साइज ऑफ पैकेट बढ़ाओगे तब भी एनर्जी आने वाली बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ पैकेट बढ़ाओगे तब भी आने वाली एनर्जी, पर सेकेंड आने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी। तीसरी बात अपन कह देते हैं कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम डिले नहीं होगा, है ना, नो टाइम डिले, कोई टाइम डिले नहीं होता है। जैसी लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसके अलावा एक और अपन बात करें यहाँ पर, यदि एक और अपन बात करें इम्पोर्टेंट, देखिए फोर्थ पॉइंट मैं कहता हूँ कि वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मतलब मान लीजिए मेटल की सरफेस है, इसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं अपन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम मान लो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन गिरा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि हमने देखा यार इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है और वर्क फंक्शन तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो 3 करके 3 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकता। अगला पॉइंट याद रखना है आपको, जब भी मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बढ़ेगी तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंसिडेंट लाइट की यदि एनर्जी बढ़ गई तो जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तो उनको रोकने के लिए जो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पावरफुल हो गए, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हो गए, तो आपको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। एक और मैं आपको कह ही देता हूँ यहाँ पे बात कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल स्टार्ट ओनली एंड ओनली इफ जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ लिखता हूँ मैं, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है एफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और इंसिडेंट वेवलेंथ कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा, जब फ्रीक्वेंसी या तो ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड से या वेवलेंथ जो है कम हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंज आप मान सकते हैं इस चीज़ को, है ना। अभी तक जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी तक ये माना जाता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर को फॉलो करती है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे उन्होंने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक। क्वांटम थ्योरी क्या थी? वही कि लाइट एनर्जी जो है, यदि वेव थ्योरी को ट्रू माने हम तो इसका मतलब क्या है, लाइट एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। इट्स अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, लगातार एक्यूमुलेट होती चली जाती है एनर्जी, कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है।
और जो प्लैंक थ्योरी है उसमें हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स के रूप में आ रही है इस तरीके से, इंडिविजुअल पैकेट्स के रूप में आ रही है इस तरीके से, मतलब एनर्जी इज डिस्क्रीट। और इसमें हम क्या कह रहे हैं, वेव थ्योरी में एनर्जी इज कंटिन्यूअस फ्लो, एनर्जी इज कंटिन्यूअस फ्लो एनर्जी है ना। और प्लैंक थ्योरी में हमने कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेव थ्योरी, इट वॉज एक्सप्लेन्ड, इट्स फीचर्स वर एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट। तो अब वही हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे जिस वजह से इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट को रिजेक्ट कर दिया गया फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट और एविडेंट कारण था वो था टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन से मेरा मतलब क्या है, देखिए यदि लाइट एक वेव के रूप में मानी जाती, यदि लाइट को एक वेव के रूप में माना जाता तो हमारे को ये उम्मीद थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जब लाइट मेटल की इस प्लेट पर गिरने वाली है तो धीरे धीरे लाइट सफिशिएंट अमाउंट में जब लाइट गिरेगी तो इस मेटल प्लेट के अंदर सफिशिएंट एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी और सफिशिएंट एनर्जी एक्यूमुलेट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाना चाहिए। तो यानी कि धीरे धीरे यदि हम बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट भी गिराएं, यदि हम यहाँ पर लो इंटेंसिटी की लाइट भी गिराएं तब भी 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में इतनी एनर्जी यहाँ एक्यूमुलेट हो जानी चाहिए थी कि वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने लायक बन जाए, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, हमने देखा कि लो इंटेंसिटी की आप लाइट भले ही 10 दिन तक गिराते रहो, लो इंटेंसिटी की लाइट आप 10 दिन तक गिराते रहो, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और यदि आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जैसे ही आप गिराओगे इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा विदाउट एनी टाइम डिले। यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, टाइम लग रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है थोड़ी देर में। और यहाँ पर आप देखो लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकला, वापस देखेंगे अपन, देखिएगा लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पर लाइट गिर रही है, एक्यूमुलेट हो रही है एनर्जी और फिर थोड़ी देर में अब इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, निकला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर था, है ना। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले होना चाहिए था, लाइट एक्यूमुलेट होगी फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जबकि जो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली वो ये ऑब्जर्व किया गया है कि लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकला, देयर वाज नो टाइम डिले एट ऑल। इनफैक्ट द टाइम डिले इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6 और मे बी 10 to the power -8 सेकेंड, सो दैट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सेकेंड कारण क्या था, सेकेंड कारण वेव थ्योरी को रिजेक्ट करने का था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वेव थ्योरी को यदि हम ट्रू मानते, वेव थ्योरी विच वॉज सेइंग दैट एनर्जी इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, तो हमें उम्मीद थी कि भैया ये मेटल की प्लेट है, इस पे एनर्जी आ रही है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी और इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। 4-5 दिन में तो निकल ही जाना चाहिए। बट हमने देखा कि 1 महीने तक भी यदि आप लाइट गिराते रहो उस मेटल की प्लेट पर तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, तो आप देखिए कि और जैसे ही आपने एक लाइट गिराई जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो हम क्या कह रहे थे, जब हमने लो एनर्जी की लाइट गिराई तो देयर वाज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाज जनरेटेड। जबकि उम्मीद क्या थी, वेव मॉडल के आधार पर उम्मीद थी कि भाई थोड़ी देर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी और करंट बन जानी चाहिए थी, है ना। लिखा भी देखिएगा, इवन विद लो फ्रीक्वेंसी लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अचीवेबल एज लॉन्ग एज इंटेंसिटी हाई इनफ। मतलब मैं बहुत ही तीव्र लाइट गिरा रहा हूँ, अच्छी खासी इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहा हूँ, बट उस इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया हुआ इंटेंसिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है और एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कितने भी दिन तक गिराते रहो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है। जबकि उम्मीद क्या थी कि भैया हल्की लाइट भी गिरा रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी गिरा रहे हैं, तब भी 3-4-5 दिन में तो सफिशिएंट एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए वेव मॉडल से जो प्रेडिक्शन आ रहे थे उनको रिजेक्ट करना पड़ा। चलिए अब तीसरे एविडेंस की हम बात करते हैं। इस तीसरे एविडेंस में हमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फॉर अ मोर इंटेंस लाइट बीम kinetic energy of emitted electrons should be high and hence more stopping potential must be needed। मतलब कि जब आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे
तो ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, यदि ज़्यादा इंटेंसिटी है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। जबकि एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया गया वो थोड़ा डिफरेंट था। तो वेव मॉडल में तो सिंपल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही था कि भाई कम इंटेंसिटी है तो कम काइनेटिक एनर्जी, कम इंटेंसिटी है तो कम काइनेटिक एनर्जी, कम काइनेटिक एनर्जी है तो कम नेगेटिव वोल्टेज से काम चल गया, है ना। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ऑब्वियसली। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराई तो ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी उम्मीद थी वेव मॉडल के अनुसार, ठीक है। बट वास्तव में जो ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा वो था कि यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, या कह लीजिए आप कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट को फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी को यदि हम फिक्स कर देते हैं तो चाहे आप कम इंटेंसिटी की लाइट गिराइए चाहे आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराइए, मतलब अब फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा कैसे करेंगे भाई। मैंने कहा था कि इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ फोटॉन्स पर और दूसरा प्रत्येक फोटोन के या प्रत्येक पैकेट के साइज पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। तो साइज यानी फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दिया है, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, तो अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ा रहे हो आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा करके। तो यहाँ पर मान लो 10 फोटोन आ रहे हैं, यहाँ पर मान लो 20 फोटोन आ रहे हैं, तो 10 फोटोन आए या 20 फोटोन आए, यदि फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी फिक्स है मतलब काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, और काइनेटिक एनर्जी फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी फिक्स होगा। तो हम चाहे 10 फोटोन गिराएं या हम 25 फोटोन गिराएं या 50 फोटोन गिराएं, जो स्टॉपिंग वोल्टेज मिलने वाला है वो आपको दोनों केस में सेम मिलेगा, फोटॉन्स की संख्या पर ये डिपेंड नहीं करेगा। और यदि हम फोटोन की संख्या के रूप में इस ग्राफ को एनालाइज करें तो बात बिल्कुल सूटेबल बैठ रही है, या जो ग्राफ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल अपने जो लॉजिक्स हैं उसके अनुसार यदि हम कंक्लूड करें तो बिल्कुल प्रॉपर्ली कंक्लूड भी कर पा रहे हैं। जबकि इसमें यदि हम कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी मान रहे हैं लाइट को, तो भैया ज़्यादा लाइट आ रही है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब ज़्यादा लाइट आ रही है तो ज़्यादा एनर्जी हुई, ज़्यादा एनर्जी हो रही है तो ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें यदि हम फ्रीक्वेंसी फिक्स रख देते हैं तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल से बात हमारी जस्टिफाई भी हो रही है, इसलिए ये भी एक वेव मॉडल के अनुसार ऑब्जर्वेशन हमें ये वाली मिलनी चाहिए थी, जबकि ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सेम रहा। तो हमने कहा कि भैया वेव मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसलिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन की इक्वेशन और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की मदद ली, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, है ना। इसके अलावा अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे धीरे धीरे। IIT JEE ने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं या कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजर कवरेज मैंने कर दी है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट होगा तो मैं क्वेश्चंस की मदद से आपको आगे बताता जाऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की जर्नी।